तो सर ये सीट बेल्ट और ये अपन हेलमेट की क्या अहमियत है अपनी ज़िंदगी में? मतलब जैसा आपने बताया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी-कभी हमारी ज़िंदगी बचा देती है या हमें बहुत ही गंभीर परिस्थिति में जाने से रोक लेती है। हेलमेट और सीट बेल्ट उसी का एक उदाहरण है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को लगता है हेलमेट लगाने से हमारे बाल खराब हो जाते हैं या कुछ पुलिस वाले को देखा तो लगा लिया। हाँ, कुछ चालान से बचने के लिए लगाने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी की अहमियत समझ के इसका उपयोग करें। तो जब सड़कें और हाईवेज़ बहुत अच्छे हुए तो लोगों की गाड़ियों ने रफ़्तार पकड़ी और कभी-कभी वो रफ़्तार बेलगाम हो जाती है। ये तो सही कहा तो सर। बहुत तेज़ रफ़्तार से चलती हुई गाड़ियाँ जब टकराती हैं तो उसके अंदर इंजरी होने की संभावना आम गाड़ियों के टकराने या एक्सीडेंट से कई गुना बढ़ जाती है। एक छोटी-सी गलती नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है रक्षक। जैसा कि इस पॉडकास्ट के नाम में है रक्षक, इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य है आपको, आपके परिवार को तैयार करना ऐसी परिस्थिति, ऐसी इमरजेंसीज़ के लिए जिसमें आप अपने परिवार के, अपनी सोसाइटी के रक्षक बन सके। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अलग-अलग डॉक्टरों से बात करते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके चाहने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज इस पॉडकास्ट की फिर से शुरुआत करते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं फोर्टिस अस्पताल के ही जाने-माने डॉक्टर संकल्प भारती सर, जो कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, थैंक यू रिज़वान। आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में सर। हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो हमारी जनता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो उन्हें जानना चाहिए ताकि वो अपने परिवार वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए थोड़ा-सा सपोर्ट कर पाएँ ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज़ में। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा इस पॉडकास्ट में, तो सर आप तैयार हैं? बिल्कुल, आपका ये जो नाम है रक्षक सीरीज़ ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और अच्छा नाम है, क्योंकि वाक़ई में आप लोगों के इस सीरीज़ से लोगों को वो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिससे वो समय रहते मुश्किल परिस्थिति में अपने और अपनों की देखभाल या उनकी जान बचाने में मददगार साबित हो। तो हम कोशिश करते हैं सर इस सीरीज़ के माध्यम से कि कुछ ऐसी एटलीस्ट जनरल नॉलेज अपने श्रोताओं को दे सकें जो उनके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर हम शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। सर सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये जो ब्रेन इंजरी है, ब्रेन ट्रॉमा है, ये नॉर्मल इंजरीज़ से किस तरह से अलग होती है, या ये घातक ज़्यादा होती है, या सारी इंजरीज़ को हम लोगों को बराबर से ट्रीट करना चाहिए? देखिए न्यूरो ट्रॉमा में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन जिसको हम कहते हैं, ये दोनों इंजरीज़ आती हैं और ये आम और साधारण ट्रॉमा से अलग इस उपलक्ष्य में होती हैं कि ये यूजुअली बहुत गंभीर या तेज़ वेलोसिटी की इंजरीज़ यानी तेज़ रफ़्तार से टकराई हुई गाड़ियाँ, एक्सीडेंट्स या ऊँचाई से गिरने पे फॉल फ्रॉम हाइट के कारण होती हैं। आमतौर पे साधारण ट्रॉमा तो हमें खेलते-खेलते भी लग जाता है। बट यूजुअली न्यूरो ट्रॉमा के केसेस अक्सर उन परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं जिनमें फ़ोर्स जो होती है जिससे हमें चोट लगी होती है वो बहुत तेज़ होती है या उसकी वेलोसिटी या तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो सर ये ऐसे क्या मुख्य कारण हैं ब्रेन इंजरी के और स्पाइनल इंजरी के, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब जो सबसे तो कॉमन तो है आजकल जिस तरह से ट्रैफ़िक हो गया है बिकॉज़ रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स न्यूरो ट्रॉमा का सबसे कॉमन कारण रोड ट्रैफिक अ, एक्सीडेंट। सबसे सबसे मेन कारण न्यूरो ट्रॉमा का रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स हैं। आजकल जिस तरह से हमारे कह लीजिए कि जब डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ उसका अपना एक फ़ायदा और अपना एक नुकसान भी होता है। तो जब सड़कें और हाईवेज़ बहुत अच्छे हुए तो लोगों की गाड़ियों ने रफ़्तार पकड़ी हुँ, और कभी-कभी वो रफ़्तार बेलगाम हो जाती है। ये तो सही कहा सर तो आपने। बहुत तेज़ रफ़्तार से चलती हुई गाड़ियाँ जब टकराती हैं तो उसके अंदर इंजरी होने की संभावना आम गाड़ियों के टकराने या एक्सीडेंट से कई गुना बढ़ जाती है। तो इसी कारण से जिस तरह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी हुई है, उसी के कारण न्यूरो ट्रॉमा के केसेज़ में भी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे कॉमन कारण है। इसके अलावा ऊँचाई से गिरना जैसे मैंने कहा फॉल फ्रॉम हाइट या वॉयलेंस, लड़ाई-झगड़े, इनके अंदर न्यूरो ट्रॉमा होने की संभावना सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा मतलब ये जो मुख्य कारण ये सब है। मुख्य कारण ये 3 हैं, क्योंकि अक्सर जब लड़ाई होती है या किसी के ऊपर वार किया जाता है तब भी
सर या रीढ़ की हड्डी, कमर को टारगेट किया जाता है, तो इसके अंदर दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने की संभावना है सबसे ज़्यादा। तो सर ये सीट बेल्ट और ये अपन हेलमेट की क्या अहमियत है अपनी ज़िंदगी में? मतलब जैसा आपने बताया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हुँ। कभी-कभी हमारी ज़िंदगी बचा देती हैं या हमें बहुत ही गंभीर परिस्थिति में जाने से रोक लेती हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट उसी का एक उदाहरण है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को लगता है हेलमेट लगाने से हमारे बाल खराब हो जाते हैं या कुछ पुलिस वाले को देखा तो लगा लिया। हाँ, हुँ। तो चालान से बचने के लिए लगाने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी की अहमियत समझ के इसका उपयोग करें। लोग अपनी कोहनी पे हेलमेट लगा के चलते हैं, गाड़ी के हैंडल पे हेलमेट लगा के चलते हैं। लोगों को आजकल की शायद प्रोबेबली यंग जनरेशन को लगता है कि दे आर लुकिंग वेरी कूल, बट ये सबसे बड़ी गलत धारणा। एक छोटी-सी गलती और ख़ास तौर पे हम तो बस अभी यहीं जा रहे थे, हुँ, हुँ। बस वहीं तक तो गए थे, बस पास में जैसे कुछ सामान लेके आ रहे थे। कैसे भी हो सकता है। ये सबसे कॉमन कारण होते हैं या सबसे कॉमन सेंटेंस होते हैं जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ट्रॉमा की, बस यहीं तक गए थे, आज ही हेलमेट नहीं लगाया था, आज ही सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण हैं। सरकार, पुलिस, लोग, डॉक्टर सब चेतावनी देते रहते हैं कि हुँ। प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट, और हम नहीं करते हैं। ये हमारी खुद की भूल है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मतलब इससे मतलब सिग्निफिकेंट मतलब बचत मतलब जैसे ट्रॉमा में बहुत, बहुत ज़्यादा। मतलब जो इंजरी का इम्पैक्ट है वो इस कदर कम हो जाता है ज़्यादातर केसेज़ में कि जो इंजरी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के लिए आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है या आपको ज़िंदगी भर के लिए बेड रिडन होने पे मजबूर कर सकती है, उसमें आप हल्की-फुल्की चोटों के साथ बाहर आ सकते तो मतलब मैं बोलना चाहूँगा श्रोताओं को भले ही घर से 100 मीटर की दूरी पे निकलें, तो कर कृपया करके हेलमेट लगा के निकलें कम से कम। हैं। बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके परिवार वालों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप घर से निकलते हैं तो लोग इंतज़ार करते हैं वापस लौट के आएँगे। बिल्कुल, कुछ भी करने से पहले, हुँ। इस तरह का एडवेंचर लेने से पहले एक बार ज़रूर ये सोचें कि आज यदि आप घर नहीं पहुँचे, तो आपके माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, इनका क्या होगा? आपके पीछे कितनी ज़िंदगियाँ चल रही हैं। तो सर मेरा अगला सवाल ये है, जैसे दिमाग में चोट लगती है, कई बार होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती विज़िबल वाली, तो क्या ये चोटें भी घातक हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर रिज़वान। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से दिखती हुई चोट ही गंभीर हो, अंदरूनी चोटें ज़्यादा गंभीर होती हैं। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जब प्रकृति ने इंसान का शरीर बनाया, तब उसकी संरचना इस तरह से हुई कि शरीर के सारे अंग बाहर की तरफ और हड्डी अंदर की तरफ थी, सिवाय दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 अंग ऐसे हैं, जो अंग अंदर हैं और बाहर की तरफ हड्डी से कवर्ड तो मतलब हैं, जो कि प्रकृति बहुत को कोमल अंग बचा हैं। रही है। बहुत ही कोमल अंग हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में यदि कुछ भी डैमेज होगा तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। तो इनकी संरचना इस तरह से है कि ये कवर्ड रहते हैं। अब यदि कोई गंभीर चोट लगी और दिमाग में खास तौर पे कोई ब्लीडिंग हुई या कोई सूजन आई, तो दिमाग को फूलने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि चारों तरफ से हड्डी से बंद है। ऐसी स्थिति में जिस दिमाग दिमाग के जिस हिस्से में चोट लगी है उसमें तो डैमेज है ही है, लेकिन वो सूजन बढ़ने से, ब्लीडिंग बढ़ने से जो नॉर्मल सही दिमाग है उसके ऊपर दबाव बढ़ने लगता है और उसके कारण मरीज की कंडीशन में ज़्यादा गिरावट आती है, ज़्यादा तो नुकसान मतलब होता वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सर से खून बह रहा हो तभी आपको लगे अरे ज़्यादा चोट लग है। गई, बिल्कुल, अंदरूनी चोट भी घातक हो सकती अंदरूनी चोट बहुत घातक होती है। है। तो सर की चोट के बाद क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं कि जिन्हें हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए? यदि आपको किसी भी तरह की चोट लगी है या आपके सामने किसी इंसान को चोट लगी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि वो चोट लगी किस तरह से है। क्या जो आपको चीज़ें पहले बताई गई थी, जैसे बहुत तेज़ रफ़्तार से कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या सिर के ऊपर या कमर के ऊपर कोई भारी वस्तु गिरी है या जो इंसान है वो बहुत हाइट से गिरा है। ऐसी स्थिति में ये संभावना हो जाती है कि जो चोट है वो गंभीर हो सकती है। यदि बाहरी तौर से कुछ चोट नहीं दिख रही है, तो जिन चीज़ों का या जो वार्निंग साइन्स जिनको हम बोलते हैं, जो लक्षण कि जो हमें ये दर्शाते हैं कि चोट की स्थिति गंभीर है, वो होते हैं तेज़ सर दर्द होना, सर दर्द के साथ उल्टियाँ होना, उल्टियों। चक्कर आना, बेहोशी होना, सुस्ती आना या फिर मिर्गी का दौरा आना। इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में, हाथ-पैर में या चेहरे पे कमज़ोरी का होना, देखने में आँखों की रोशनी में अचानक से फ़र्क पड़ना, नाक या कान से खून का रिसाव होना और ऐसा लगना कि सिर के अंदर कुछ दर्द
अचानक से बढ़ता जा रहा है हम्म, या नाक पे कोई पानी का रिसाव हो रहा है। ये स्थिति ऐसी होती है जो दिखाती है कि आपके सिर में गंभीर चोट लगी हो तुरंत सकती डॉक्टर से है संपर्क करें। और संपर्क करना चाहिए। तो इसी तरह सर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज में ऐसे क्या सिम्टम्स है जिसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन की इंजरी स्पाइन जिसको की कहते इंजरी हैं में हम, हाँ मतलब। गर्दन से लेके कूल्हे तक हमारी रीढ़ की हड्डी हम्म। होती है। अलग-अलग जगह की रीढ़ की हड्डी को अलग-अलग नाम से जानते हैं। गर्दन की रीढ़ की हड्डी को सर्वाइकल कहते हैं, पीठ की डोर्सल, कमर की लंबर। इनमें जब चोट लगती है तो इनके अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। जैसे कि गर्दन में यदि चोट लगी है गंभीर, तो सबसे कॉमन लक्षण तो दर्द होगा। दर्द के साथ-साथ यदि हाथ-पैर में कमज़ोरी है, हाथ-पैर उठाने में दिक्कत हो रही है या हाथों में कोई सूनापन आ रहा है, झनझनाहट हो रही है, तो ये दिखाता है कि आपको कोई गंभीर चोट लगी हो तो ये सकती है। भी वार्निंग साइन है। ये वार्निंग साइन्स हैं। और इसी तरह कमर में यदि पीठ में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो कमर के नीचे के हिस्सा जिसको जैसे कि हम पैर कहते हैं उनमें कमजोरी आना, लकवा होना या दर्द, झंझनाहट, सूनापन होना ये सब हो हम्म। सकता है। इन चोटों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। यदि इस तरह की कोई चोट है तो डॉक्टरी सलाह के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि शरीर को जो जिस भी इंसान को चोट लगी है, जो पेशेंट है, उसकी स्पाइन को किसी भी एब्नॉर्मल तरीके से मोड़ा या करवट नहीं दिलाएगा। क्योंकि सर अक्सर जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होता है तो लोग अक्सर जल्दी जल्दी उठाओ और उसको बिल्कुल। डालो और लेके चलो एम्बुलेंस में, तो तो ये किस तरह से सेफ है? ये हानिकारक हो सकता है उन हम्म। केसेस में जिसमें स्पाइन की गंभीर चोट लगी हो या स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ तो हो। अपन तो अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन लेकिन और बुरा खराब हो हो जाए जाए। ना अपन मरीज के तो साथ। अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इंसान जिस जगह पे है वहीं पे उसे सीधा लेटा रहना। कोई भी उसके ऊपर यदि कोई टाइट कपड़े हैं तो उनको थोड़ा ढीला करें और बहुत ज़्यादा उसको हिलाएं-डुलाएं नहीं। केवल उसका साँस मतलब एयरवे प्रोटेक्ट करें और इमरजेंसी या हेल्प के लिए कॉल करें। अच्छा ये रहता है कि रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज़ करके फिर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाए। तो मतलब अगर एम्बुलेंस आने में है तो कम से कम एटलीस्ट एम्बुलेंस का वेट करें। बिल्कुल। ओके। क्योंकि ज़्यादातर एम्बुलेंस में ये सुविधा होती है एक स्ट्रेचर की या स्पाइन बोर्ड की, जिसके ऊपर आप मरीज़ को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, यदि मरीज़ के चारों हाथ-पैर हिल रहे हैं और वो खुद ही उठ रहा है, बैठ रहा है तो इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मरीज़ को पूरा होश नहीं है, उसके हाथ-पैर में किसी जगह आपको ऐसा लग रहा है कि कमज़ोरी है, हाथ-पैर हिल नहीं रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। हम्म। बिल्कुल। तो सर मेरा अगला सवाल ये है, जैसे सर पे किसी के चोट लगी है तो अक्सर मरीज को क्या सर्जरी के लिए जाना पड़ता है या कुछ दिमागी चोटें ऐसी भी होती हैं जो खुद से ही सॉल्व मतलब खुद से ही रिजॉल्व हो जाती हैं या ठीक हो जाती हैं? ज़्यादातर केसेस में तो जो चोटें होती हैं वो दवाई से कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। हर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। क्या ऐसे केसेस होते हैं कि आप लोगों को तुरंत सर्जरी के लिए लेके जाना पड़ता है मरीज को? दिमाग में कुछ अलग-अलग तरह की ब्लीडिंग होती है एक्सीडेंट्स या किसी भी चोट के केस में, जिनमें प्रमुखतः ईडीएच या एसडीएच होते हैं या बड़े कंट्यूजन्स जिनको नील कहते हैं आम भाषा में। जैसे शरीर में कहीं और नील पड़ता है, उसी तरह दिमाग में भी नील पड़ सकते हैं चोट लगने पे। यदि वो नील बड़े हैं या उनकी तरफ सूजन ज़्यादा है और वो दिमाग को दबा रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर सर्जरी की तुरंत आवश्यकता हो सकती है। पर अक्सर ज़्यादातर केस प्रॉपर ट्रीटमेंट और दवाइयों पे इलाज किया जा सकता है। हर केस में सर्जरी होगी ये ज़रूरी नहीं। यदि ऐसी धारणा है तो ये गलत धारणा है। क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है दिमाग में चोट लगी अस्पताल जाएंगे तो वो तो ऑपरेशन कर देंगे। तो अक्सर मरीजों के या परिजनों के दिमाग में ये धारणा होती है, इसलिए मैं जानना चाह रहा था मतलब। बहुत सारी गलत धारणा है डॉक्टर साहब। हम्म। अ, विश्वास रखें, कोई डॉक्टर ज़बरदस्ती किसी मरीज की सर्जरी नहीं करना चाहता, क्योंकि सर्जरी के अपने कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सर्जरी मुझे लगता है कि डॉक्टर यदि एडवाइस कर रहे हैं तो वो तभी करते हैं जब उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसका। हर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, पर हाँ, जहाँ ज़रूरी है और सलाह दी गई है, वहाँ उस सलाह को मानना चाहिए। ओके। सर अगला सवाल मेरा ये है, किसी को सीवियर ब्रेन इंजरी हुई या फिर स्पाइनल इंजरी हुई तो ये यूजुअली कितना वक्त लेती हैं सही होने में, या मतलब मरीज के ज़िंदगी भर बेड पे ही पड़ा रहता है या वापस अपनी दिनचर्या में जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि किस तरह की और किस ग्रेड की इंजरी हुई है। हर तरह की इंजरी शरीर में चाहे वो किसी भी हिस्से में लगे, उनकी ग्रेडिंग्स होती है। अब यदि स्पाइनल कॉर्ड में कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन है, तो अनफॉर्च्यूनेटली उसका तो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। उसमें इलाज या सर्जरी के बाद भी मरीज को ज़िंदगी भर के लिए कमज़ोरी या लकवा रह सकता है या वो बेड रिडन रह सकते हैं। लेकिन यदि दबाव है, हाथ-पैर में थोड़ी कमज़ोरी है और सूजन के लिए या फ्रैक्चर के लिए सर्जरी एडवाइस करी गई है, तो उसके रिज़ल्ट्स अच्छे भी हैं।
अब सर्जरी में गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती है, लेकिन कई केसेस के अंदर अच्छी रिकवरी हो सकती है कि टाइमली सही सलाह पे सही सर्जरी करी गई है। हाँ, कुछ केसेस में रिजल्ट्स उस तरह के नहीं आते, जिस तरह के हम चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं होते। तो सर टाइम भी क्या क्रूशियल है इसमें बिल्कुल, गोल्डन आवर बोला जाता है किसी भी तरह के न्यूरो ट्रॉमा में जो पहला घंटा होता है, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। अच्छा। यदि किसी भी तरह का कोई सूजन बढ़ने में, ब्लीडिंग को नील का साइज़ बढ़ने में, कोई फ्रैक्चर के कारण दबाव है तो उसके कारण डैमेज होने में, किसी भी पार्ट में थोड़ा-सा समय लगता है। तो जो शुरू का 1 घंटा है यदि उसके अंदर इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हो जाएँ ज़रूरत के हिसाब से या जो दवाइयाँ चलनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, यदि वो शुरू हो जाता है, तो कई केसेज़ में आप परमानेंट या लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़ को रोक सकते हैं। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अपना हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। तो यदि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं तो मतलब ये सारी सुविधाएं हो। सुविधाएँ होनी चाहिए, उस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होने चाहिए, उस वो ये सुविधा होनी चाहिए इलाज की। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस जगह आस-पास वहाँ पे यदि टाइम बे टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें कहाँ जाना है। मतलब फालतू इधर-उधर जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट ना करें। कम तुरंत डॉक्टर ऐसी स्पेशलिटी में जाए जहाँ पर सारा इलाज हो सके आप लोगों का। बिल्कुल। तो सर मेरा अगला सवाल ये है, जैसे ब्रेन इंजरी के बाद सारे काम हो गए, ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसमें आने वाले टाइम में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है फैमिली मेंबर्स के लिए, ताकि वो अपने मरीज़ को, अपने चाहने वालों का ख़्याल रख सकें? नहीं, अब ये फिर डिपेंड करता है कि पेशेंट को जो इंजरी हुई है उसकी सीवियरिटी या गंभीरता कितनी है। कुछ केसेस में यदि पेशेंट बेड रिडन है या उनको रिहैबिलिटेशन में लंबा समय लग रहा है। देखिए न्यूरो ट्रॉमा के अंदर डॉक्टर्स के बाद, नर्सिंग स्टाफ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट के सहयोग के बिना न्यूरो ट्रॉमा के केसेस के अंदर रिहैबिलिटेशन या इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है। और फिजियोथेरेपी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है पेशेंट की रिकवरी में। जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए या फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखना चाहिए, वो यदि मरीज़ खुद उठने-बैठने में या चलने में सक्षम नहीं है, तो उनका रेगुलर टाइम इंटरवल पे करवट कराना है ताकि कमर पे या कूल्हे पे छाले ना पड़ें। उनकी फिजियोथेरेपी करानी है ताकि हाथ-पैर की नसों में खून के थक्के ना जमें। यदि पेशेंट को पेशाब की नली लगी हुई है, तो उसकी साफ-सफाई कि पेशेंट को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो या जो दवाइयाँ बताई गई हैं, वो टाइम पे जा रही हैं कि नहीं जा रही है और पेशेंट की डाइट। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि ये आपने कहा डाइट, डाइट का कितना रोल है पेशेंट की रिकवरी में? डाइट और न्यूट्रिशन का तो रोल पे कोई डिबेट ही नहीं हो सकती। इंसान किसी भी परेशानी से, बीमारी से, इन्फेक्शन से या कमज़ोरी से लड़ेगा तब जब उसके शरीर में शक्ति होगी, उसका न्यूट्रिशन अच्छा होगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन तो हर केस में, चाहे वो न्यूरो ट्रॉमा हो, चाहे वो कोई दूसरी बीमारी या परिस्थिति हो, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो प्रॉपर डाइट पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उनकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, यदि वो खुद खाना खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर में बना हुआ जो भी न्यूट्रिशनल खाना होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग खाते हैं वो सफिशिएंट रहता है वैसे। कुछ पेशेंट्स मुँह से नहीं खा पाते हैं जिनके नाक से नली डली हुई होती है फूड पाइप, तो उनके केसेज़ में हमें डाइट का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि सारी चीज़ें बैलेंस होके टाइमली पेशेंट तक पहुँचे ताकि शरीर में कमज़ोरी ना आए, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म ना हो, इन चीज़ों और सर जैसे स्पाइन और ये ब्रेन की इंजरी के बाद रेगुलर फ़ॉलो-अप्स का क्या रोल है? मतलब कई बार होता है कि जैसे चोट लगी, इलाज हो गया, सब कुछ हो गया। जी। महीने, 2 महीने, 2-3 महीने फ़ॉलो-अप किया, उसके बाद सब फ़ॉलो-अप के लिए गायब हो जाते हैं। तो इसका क्या रोल है फ़ॉलो-अप का, रेगुलर फ़ॉलो-अप्स का? रेगुलर फ़ॉलो-अप किसी भी तरह की चोट, सर्जरी के बाद या किसी भी इलाज के बाद शुरू में रेगुलर फ़ॉलो-अप्स बहुत ज़रूरी। हो सकता है शुरू में थोड़ा जल्दी आना पड़े, किसी-किसी केसेज़ में कुछ दिनों में, 2-3 सप्ताह में या महीने भर में। लेकिन ग्रेजुअली जैसे-जैसे कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आता है या स्थिति स्थिर होने लगती है, वैसे-वैसे फ़ॉलो-अप का टाइम भी बढ़ जाता है। फ़ॉलो-अप तो ज़रूरी है क्योंकि क्या नया डेवलपमेंट है वो एक आम इंसान जिसको मेडिकल की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्हें ये समझना मुश्किल होता है, जो कि एक डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ बेटर समझ सकता है। तो फ़ॉलो-अप्स तो बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी धारणाएँ होती है ना सर, डॉक्टर साहब तो जल्दी-जल्दी बुला रहे हैं, शायद उनको तो अपनी फ़ीस लेनी है, तो ये रेगुलर फ़ॉलो-अप्स के लिए लोग गायब हो जाते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि हम विलिंगली ये सब कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बाकी जगहों का तो पता नहीं, लेकिन हम्म, हिंदुस्तान में धारणा ये है हम्म, कि डॉक्टर्स जब के बारे में जब भी बात करी जाती है तो फीस को लेके एक अननेसेसरी वही ना सर, डिस्कशन ज़रूर होता है, क्योंकि लोगों को भी ऐसा लगता है कि क्यों? हर कोई अपना काम कर रहा है, दिखाने में कोई बुराई नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। जैसा मैंने कहा, शुरू में रेगुलर फ़ॉलो-अप्स मरीज़ की भलाई के लिए होते हैं, क्योंकि शुरू में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना या कोई चीज़ खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे टाइम निकलता जाता है, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है या स्टेबिलिटी आती है, रेगुलर फ़ॉलो-अप्स की रिक्वायरमेंट जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट ड्यूरेशन कि आपको कितना जल्दी आना है। शुरू में जल्दी, जो किसी भी परेशानी में होगा, बाद में धीरे-धीरे टाइम के अनुसार, लेकिन दिखाना ज़रूर चाहिए। हम्म, यदि आपको ऐसा लगता है कि बार-बार दिखाने से शायद फ़ीस की दिक्कत है, हम्म, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, आप बिल्कुल वहाँ जा सही है। सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लें। फ़ॉलो-अप्स ये वो बताया गया है, तो ज़रूर लें। आप डॉक्टर बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाएँ ज़रूर। तो फॉलोअप की अहमियत बहुत ज़्यादा है, सर्जरी, न्यूरो, मतलब जो भी ट्रॉमा हो, स्पाइन का ट्रॉमा हो, ब्रेन का ट्रॉमा हो, इसके बाद रेगुलर फॉलोअप ज़रूर लें, ताकि अपन ये पता लगा सके कि मरीज़ में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कोई नए कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए। सर, मेरा अगला टॉपिक है पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी के बारे में। तो आप ये बता सकते हैं कि बच्चों की न्यूरो सर्जरी में और एडल्ट की न्यूरो सर्जरी में कुछ फ़र्क है या दोनों सब बराबर से हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डॉक्टर रिज़वान। जब हम पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला सेंटेंस मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, वही सिखाया था, ये संकल्प, चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स। हुँ, हम बच्चों को छोटे एडल्ट्स की तरह ट्रीट नहीं कर हुँ, सकते। हुँ, बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। बच्चों के बॉडी का की संरचना, उनकी फिजियोलॉजी, सब कुछ अलग है बड़ों के मुकाबले। बच्चों की न्यूरोसर्जरी में बड़ों की न्यूरोसर्जरी के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यदि सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो एनेस्थीसिया में स्पेशल कंसिडरेशंस होते हैं। ब्लड लॉस, जो बड़े थोड़ा बेटर टॉलरेट करते हैं, बच्चों में वो नहीं हो सकता। बच्चों के जो टिश्यू होते हैं वो अ, ज़्यादा कोमल होते हैं, उनकी हैंडलिंग अलग तरीके से होती है। बच्चों की न्यूरोसर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग तरीके के होते हैं, तकनीक अलग होती है और उसके लिए ट्रेनिंग भी अलग चाहिए। तो पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी वहाँ करनी चाहिए या करवानी चाहिए जिनको या तो इसका बहुत अनुभव हो या उसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि एक बच्चों की सर्जरी के साथ एक भावनाएँ भी, थोड़ा-सा इमोशंस भी ज़्यादा जुड़ा होता है कि क्या पता अगर जैसे सर्जरी हुई बच्चे की एक बार दिमाग की या स्पाइन की, तो रिकवरी कितनी होगी, कितनी नहीं, तो ये भी शायद उस पे डिपेंड करती होगी कि कैसी गंभीर चोट लगी या क्या हुआ, क्या नहीं। इंटरेस्टिंगली हुँ, हुँ, बच्चों में यदि चोट लगी है या कोई हुँ, दूसरी परेशानी है, तो कुछ केसेस को छोड़ के बाकी केसेस में बच्चों की रिकवरी बड़ों के मुकाबले बेटर होती है। अच्छा, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे सेल्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, वो उनका भी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो नए नहीं बनते। इंटरेस्टिंगली, जो आप पैदा हो गए लेके वही रहते हैं, केवल उनका साइज़ बढ़ता है, उनका डिफरेंशिएशन होता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ओके। कि दिमाग का ये हिस्सा ये काम करेगा, दिमाग का ये हिस्सा दूसरा काम करेगा, जो बड़ों के अंदर हो चुका होता है। तो यदि उनमें कोई डैमेज होता है, तो बाकी जो बचा हुआ दिमाग होता है, वो दूसरा फंक्शन टेक ओवर करेगा, इसकी संभावना थोड़ी कम होती कम है। हो जाती है। बच्चों में प्लास्टिसिटी होती है, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी बोलते हैं उसको, कि उनके न्यूरॉन्स का वर्क डिफरेंशिएशन हुआ नहीं होता है। तो यदि दिमाग के किसी हिस्से में कोई डैमेज भी है, तो दिमाग का दूसरा हिस्सा वो फंक्शन टेक ओवर कर लेता है। तो सरप्राइज़िंगली बच्चों में जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो बड़ों से बेटर होते हैं। तो रिकवरी के भी रिकवरी की संभावना ज़्यादा होती है, कुछ केस इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा अच्छा, हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हो, पर संभावना ज़्यादा हो। संभावना ज़्यादा है। एक बच्चों की बहुत कॉमन बीमारी है सर, जिसको हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं, जी, जिसमें ब्रेन के अंदर पानी भर जाता है और थोड़ा-सा सर बहुत बड़ा दिखता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है या इसका इलाज भी है या नहीं है सर? कॉमन है। हुँ, बहुत कॉमन, तो अब डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अनफॉर्च्युनेटली हॉस्पिटल तक पहुँच पाते हैं हुँ, या हुँ। नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस बहुत है फिर इन लोग चीज़ों को देवी लेके। देवताओं का रूप लेके भी पूजना शुरू करते हैं, इलाज ही नहीं अब कराते हैं। हाँ, धारणाएँ ऐसी हैं जिनको बदलने में थोड़ा समय लगेगा। हुँ, तो जो हाइड्रोकेफेलस की आप बात कर रहे हैं, वो
दिमाग के अंदर जो नॉर्मल पानी की थैली होती है उसके साइज़ के इंक्रीज़ होने के कारण होता है। ये 3 प्रमुखतः 3 कारण से होता है। यदि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, तो उसके अंदर हेमरेज के कारण हो सकता है, जिसको जर्माइनल मैट्रिक्स हेमरेज कहते हैं। ओके। प्रीमैच्योर बेबीज़ में देखने को मिलता है। दूसरा सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन, संक्रमण। यदि जन्म के दौरान या जन्म के बाद किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है ब्रेन में, तो वो पानी के नॉर्मल सर्कुलेशन को हैम्पर करता है, जिसमें टीबी का इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। दूसरे इन्फेक्शंस भी होते हैं, हमारे देश में सबसे कॉमन टीबी का इन्फेक्शन है। और तीसरा कारण होता है कोई रुकावट, पानी के रास्ते में कोई नेचुरल रुकावट। इन 3 कारणों से पानी की थैली का साइज़ बढ़ सकता है। और जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता है, वैसे-वैसे छोटे बच्चों में सर का साइज़ डिस्प्रोपोर्शनली यानी एब्नॉर्मली बढ़ सकता है बाकी शरीर के मुकाबले, और दिमाग के डेवलपमेंट और संरचना पे फ़र्क भी पड़ता है। और बिल्कुल इसका इलाज है। किस कारण से ये हो रहा है, वो कारण को हमको पता करना होता है कि भई इन्फेक्शन है, कोई रुकावट है या ब्लीडिंग हुई है। हर चीज़ का अलग-अलग इलाज है, लेकिन हाँ, इसका इलाज संभव है। और इसका इलाज इस हद तक संभव है कि लोग सोचते हैं कि हाइड्रोकेफेलस का इलाज करने के बाद इंसान कहाँ तक प्रोग्रेस कर सकता है। हाँ, मैं ये तो समझ गया। हाइड्रोकेफेलस का इलाज करने के बाद इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। मैं नाम नहीं लूँगा, अमेरिका के 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको हाइड्रोकेफेलस था, उनको शंट सर्जरी हुई हुई थी। आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा क्योंकि अक्सर धारणा ऐसी है कि मेरा बच्चा तो अब इस तरह से हुआ है, अब पता नहीं नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, नहीं पाएगा। तो समय पे सही इलाज होने से बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट होने की संभावना भी रहती है, और इंसान नॉर्मली बाकी किसी भी आम इंसान की तरह अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। और सर ये मेरा अगला सवाल ये है, बच्चों में भी क्या ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना होती है या बच्चों में नहीं होता ब्रेन बिल्कुल, ट्यूमर? बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। इनफैक्ट बच्चों में कुछ स्पेसिफिक तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ़ बच्चों में ही पाए जाते हैं, यंग एज में। या तो वो कॉन्जेनिटल हैं, बच्चे पैदा होते हैं लेके, या अर्ली एज में डेवलप हो जाते हैं, ख़ास तौर पे मेडुलोब्लास्टोमा, ब्रेनियोफैरिंजियोमास, ये कुछ इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हैं। जर्मिनोमास, ये ब्रेन के कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो बच्चों में कॉमन है, जिसमें मेडुलोब्लास्टोमा एंड जर्मिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। क्रेनियोफैरिंजियोमा बेनाइन ट्यूमर्स में आता है। लेकिन सारे ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनका इलाज सर्जिकली बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सर जैसे मरीज़ जैसे बच्चा आया, उसके ट्यूमर डायग्नोस हुआ, फिर उसकी सर्जरी हो गई, जी। तो ये सर्जरी होने के बाद बच्चे के डेवलपमेंट पे, लर्निंग पे कोई असर पड़ता है या फिर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी वापस स्टार्ट मतलब चल सकती है उनकी? जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये सब निर्भर करता है कि किस स्टेज में और किस कंडीशन में बच्चा आपके पास आया है। कई केसेज़ में बच्चा नॉर्मल अपनी रिकवरी, अपनी लाइफ़ जी सकता है, कभी-कभी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। लेकिन अपन यदि इलाज नहीं करते हैं, तब तो निश्चित है कि परमानेंट डैमेज, नुकसान, इंक्लूडिंग लाइफ रिस्क रहेगी रहेगी, क्योंकि ट्यूमर तो बढ़ता जाएगा। तो ट्यूमर तो किसी भी तरह का हो, उसका इलाज ज़रूरी है। तो मतलब डरे नहीं उससे, तुरंत डरने इलाज ले तो हो सकता है बिल्कुल बच्चा नॉर्मल लाइफ़ अपनी जी बिल्कुल, सके। आपके सामने कोई भी परेशानी आती है तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं। हुँ। या तो आप उसका सामना कर या सकते हैं, या आप डर डर के भाग सकते हैं। तो या तो हमको इलाज कराना चाहिए, या हम फिर कुछ ना करें। कुछ ना करना तो ऑप्शन ही नहीं होता। तो इलाज कर रहे हैं एटलीस्ट क्या पता सब कुछ वापस नॉर्मल हो। उनमें से कुछ ट्यूमर्स जैसे जर्मिनोमास, उनको तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ही अच्छा, पूरी तरीके से ठीक होने लायक ट्यूमर्स होते हैं। तो हो तो सकता है अपने को कि जाँच ज़रूरी है करानी कि ये समस्या है क्या, और इसके क्या-क्या ऑप्शंस हैं। और सब पेरेंट्स की क्या रोल होता है बच्चे की सर्जरी के बाद, न्यूरो सर्जरी के बाद? पेरेंट्स को मतलब किस तरह से इमोशनली बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए या उनकी क्या ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को किस तरह से हैंडल करें आफ्टर न्यूरो सर्जरी? माँ-बाप का रोल तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। हाँ। एक बच्चे के लिए या किसी भी इंसान के लिए, उसके माता-पिता से बढ़ के उनकी देखभाल शायद ही कोई कर सकता हो। अ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को ये समझना पड़ता है कि कई बार पेशेंस बहुत चाहिए होती है। कई बार हम ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि अ, बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं डेवलप कर रहा है, या उसको कुछ कमज़ोरी है या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। उस समय आपका धैर्य और सब्र उसका इम्तिहान होता है। वो रखना पड़ता है। बच्चे को सपोर्ट करें बच्चे को इमोशनली। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से सपोर्ट ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हर तरीके से सपोर्ट करना होगा। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कोई परमानेंट डेफ़िसिट रह जाती है, या बच्चा दूसरे बच्चे से कमज़ोर रह जाता है।
ऐसी स्थिति में उसका मोरल बूस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो मेरे को लगता है पेरेंट्स से बेटर कोई नहीं कर सकता। सर मेरा अगला सवाल ये है कि बच्चों में ऐसी क्या परेशानियां हैं, बीमारियां हैं जिसके लिए पेरेंट्स को न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए? कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए मतलब न्यूरोसर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? हमने बात करी न्यूरो ट्रॉमा और ट्यूमर्स की। इसके अलावा बच्चों में ख़ास तौर पे कुछ परेशानियाँ बहुत आम तौर पे देखने को मिलती हैं, जिसमें मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमन है। अभी मिर्गी का दौरा कई कई कारणों से आ सकता है। ये कि ब्रेन में ट्यूमर हो तो आ सकता है, इन्फेक्शन हो तो भी आ सकता है, आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, या शरीर में कोई और इन्फेक्शन हो, कोई परेशानी हो, तब भी आ सकता है। कभी-कभी बिना किसी कारण के भी आता है। इसको बोलते हैं सीवियर डिसऑर्डर। कई बार ये रिफ्रैक्टरी होते हैं, जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रहे होते। ऐसे केसेस में न्यूरोसर्जरी का अहम रोल है। एपिलेप्सी सर्जरी इज़ रीचिंग लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे उन बच्चों में ख़ास तौर पे जिन पे दवाई से भी मिर्गी के दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत लाभ देखे होता है। बहुत सारे न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे हैं। हालाँकि एपिलेप्सी का पहला ट्रीटमेंट दवाइयों से ही होता है। एक दवाई, एक से नहीं तो उसकी डोज़ बढ़ाना, 2 दवाई, 3 दवाई, किसी-किसी केस में 4-5 दवाइयाँ तक देते हैं। लेकिन यदि उसके बाद भी रिफ्रैक्टरी सीवियर्स आ रहे हैं, या हमको ये पता चल रहा है कि इस कारण से सीवियर आ रहा हो, तो एपिलेप्सी सर्जरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बच्चे की लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है यदि दौरे रुक जाते हैं तो। तो सर जैसे सर्जरी के बाद बच्चा फिर अपनी नॉर्मल लाइफ आगे वापस कई केसेस में हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी सकता है। ये डेबिलिटेटिंग सर्जरीज़ नहीं होती। ये ऐसे प्रोसीजर नहीं होते हैं जिससे बच्चे को कोई परेशानी हो जाए, कमज़ोरी, लकवा हो जाए। एक्सेप्ट फॉर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस, यूजुअली ऐसा नहीं होता और इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि बहुत दौरे अच्छा, आते हुए देखना पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है और वो हानिकारक भी है। जब भी दौरा आता है उस समय बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यदि बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा हो जिस जिस समय दौरा आ जाए और उसको खुद को कोई हानि हो जाए, मान लीजिए वो खेल रहा है या उसके हाथ में कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है या किसी गैस के पास में है या कहीं है जिसमें दौरा आने पे अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। तो कई बार दौरे के बजाय जो दौरा आने के कारण इंजरीज़ होती हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है कई बार। क्योंकि शरीर पे अपना कंट्रोल नहीं होता उस समय। तो उन परिस्थितियों से कंट्रोल आने में डेफ़िनेटली मदद मिल सकती है। और तो दौर एपिलेप्सी सर्जरी हुँ। इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके लिए न्यूरोसर्जन के पास आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। बच्चों में हाइड्रोकेफेलस, ट्यूमर्स और एपिलेप्सी के अलावा बहुत कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है, जो हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, जिसको कहते हैं मेनिंगोसील या मेनिंगोमाइलोसील। ये जन्म के दौरान हुँ, हुँ। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका पूरा डेवलपमेंट ना होने के कारण हुँ, होती है। हुँ। माँ के पेट में जब बच्चा बनना शुरू होता है, तब न्यूरल ट्यूब बनती है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की संरचना होती है और वो एक क्लोज़्ड कैनाल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ डेफ़िशिएंसी, जैसे बहुत कॉमन डेफ़िशिएंसी है फ़ोलिक एसिड की हुँ, डेफ़िशिएंसी, जी। जो हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी कॉमन है, आयरन, विटामिन्स, फ़ोलिक एसिड हुँ, की डेफ़िशिएंसीज़। इसके कारण होने वाली ये परेशानी है, हुँ। जिसमें स्पाइन का पीछे का कोई पार्ट खुला रह जाता है और वहाँ से कमर की चमड़ी के नीचे पानी की थैली, झिल्ली या नसें या स्पाइनल कॉर्ड तैरती हुई दिख सकती है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सर्जिकल इलाज तुरंत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वहाँ से पानी का लीक होता है तो उसमें जानलेवा संक्रमण होने का रिस्क रहता है। अच्छा। तो मेनिंगोसील्स, मेनिंगोमाइलोसील्स, एन्केफेलोसील्स, इसके अंदर सर्जरी का बहुत और इसकी सर्जरी कितनी कारगर है मतलब सर? इसकी सर्जरी बहुत काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। अनटिल अनलेस इट इज़ एसोसिएटेड विद एनी ट्यूमर्स एंड लाइपोमास। इसके रिज़ल्ट मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इंसान अपनी लगभग नॉर्मल लाइफ़ पूरी जी सकता है, बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये कुछ प्रमुख ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर, इसके अलावा स्पाइन में डिफ़ॉर्मिटीज़, स्कोलियोसिस या गर्दन और सिर के रीढ़ की हड्डी का जो जंक्शन होता है, एटलैंटो एक्सियल जंक्शन, उसका डिसलोकेशन, ये भी बच्चों में काफ़ी कॉमन, हुँ। जिसका भी सर्जिकली इलाज संभव। तो सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसी 2 लाइन बोलना चाहेंगे जो टेक होम मैसेज जिसे बोलते हैं अपन, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मतलब उसको अपना सकें? सुरक्षित रहें, जानकार बनें और सही समय पे सही चिकित्सीय सलाह लेकर उसका पालन ज़रूर करें। चिकित्सीय सलाह आपके मदद के लिए है, हुँ, आपके हुँ। नुकसान के लिए। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। आशा है हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जो अपने परिवार वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए उपयोग में ला सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर।